सीजन 2 एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है सीजन 1 की एंडिंग से, जहां पर सभी स्टूडेंट गर्मियों की छुट्टियों पर चले जाते हैं और अब क्योंकि छुट्टियां खत्म हो गई थी वो वापस आ जाते हैं। वेडनेसडे इन छुट्टियों में अपनी नोवेल को पूरा करती है। आगे हम कैंसस सिटी मिसूरी को देखते हैं, जहां हम वेडनेसडे को किलर के रूम में बंदी हुई देखते हैं। पहले सीजन में वेडनेसडे ने लोरल गेट से गुडी की द बुक ऑफ शेडो हासिल कर ली थी, जिसमें विजन्स को लेकर गुडी के कई सारे गाइडेंस थे और इन्हीं की मदद से वेडनेसडे अब अपने विजन्स की शक्तियों को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पा रही थी। उसने लोकेट की शक्तियों को यूज करना भी सीख लिया था, जिस वजह से अब वो सही टाइम पे सही विजन्स को देख पाती है। अपनी शक्तियों को बढ़ाने के बाद वेडनेसडे का सबसे पहला काम था कि उस सीरियल किलर को ढूंढना जो कि कैंसस सिटी में बहुत लोगों की जान ले चुका है, जिसमें से ज्यादातर लड़कियां ही थी। अब वेडनेसडे द थिंग को पुलिस स्टेशन भेजती है, जहां पर वो मरे हुए विक्टिम्स की कुछ सबूत लाने को बोलती है। थिंग एक विक्टिम की बोल लेके आता है जो कि किडनैप होने से पहले उसने गिरा दी थी। वेडनेसडे उस बोल को अपने हाथ में लेती है और अपने विजन्स की शक्तियों के द्वारा उसकी शक्ल, नाम सब कुछ जान लेती है। हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि वेडनेसडे जब भी विजन्स देख रही थी उसे काले खून के आंसू आ रहे थे, जिसपे वो अभी तो ज्यादा ध्यान नहीं देती और पूरी तैयारी के साथ कैंसस सिटी में आ जाती है। लेकिन उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया जाता है क्योंकि कई सारे हथियार को वो छुपा कर ला रही थी। उसके सारे हथियारों को सीज कर लिया जाता है, साथ में द थिंग को भी पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वेडनेसडे आखिरकार किलर के घर के आगे ही खड़ी होती है। वो उसे मौका दे रही होती है कि वो उसे किडनैप कर ले और होता भी ऐसे ही है। वो उसे पकड़कर अपने किलिंग रूम में ले जाता है। अब वो उसे मारकर एक गुड़िया बनाना चाहता था, तभी द थिंग उसके ऊपर हमला कर देता है और इस तरीके से वेडनेसडे अब उसे सजा देने लगती है। यहीं पर उसका खेल खत्म हो जाता है। अगले दिन हम वेडनेसडे को अपने स्कूल जाते हुए तैयार होते हुए देखते हैं। वो अपने काले खून के आंसू के बारे में जानने के लिए गुडी की बुक में देखने लगे, लेकिन उसमें ऐसे किसी भी बात का जिक्र नहीं होता। अब वेडनेसडे के पेरेंट्स उसे और पक्सली दोनों को ही नेवरमोर की स्कूल में छोड़ने जाते हैं, क्योंकि पक्सली का भी अब एडमिशन नेवरमोर में हो चुका था, जिसके पास उसके फादर की तरह इलेक्ट्रिक पावर्स है। वेडनेसडे हमेशा ही पक्सली को परेशान करती रहती थी, लेकिन आज वो उसकी पावर्स को उसे कंट्रोल करना सिखा रही थी। इसी दौरान इनकी वजह से रोड पर एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस भूतिया परिवार को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अब हम एक आदमी को एक जोड़े की छूटते हुए फोटो लेते हुए देखते हैं, जो कि आपस में लगे हुए थे। शायद ये इनकी जासूसी कर रहा था। तभी वहाँ पर बहुत सारे कौवे या कि रेवन आ जाते हैं और उसका मतलब होता है मौत का संकेत। वो उस आदमी को वहीं पे खत्म कर देते हैं। इसी दौरान वो व्यक्ति मरते मरते किसी को बता जाता है कि शायद मैं पकड़ा गया और सारे सबूत मेरी डेस्क पर रखे हुए हैं। इसके बाद हम उन सभी रेवेंस की लीडर को देखते हैं, जिसकी एक आंख लाल और फूटी हुई थी। उधर हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि नेवरमोर में आ चुकी। तभी वहाँ पर स्कूल के सारे स्टूडेंट आकर उसे चेयर करने लगते हैं, क्योंकि अब वो एक हीरो बन चुकी थी। वेडनेसडे की बात करें तो वो कभी भी हीरो नहीं बनना चाहती, उसे तो सिर्फ नेवरमोर को बचाना था, क्योंकि अब ये स्कूल उसकी फेवरेट बन गई थी। अब हम वहाँ पर बियंका को आते हुए देखते हैं, जो कि सभी को वहाँ से भगा देती है। अब वो वेडनेसडे से कुछ बात करने लगती है। अब हम स्कूल के नए प्रिंसिपल बेरी डॉट को देखते हैं। वो भी वेडनेसडे को बधाई देता है और बोलता है कि वो नेवरमोर के पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे। इसके लिए वो एक बोनफायर जला रहे हैं, जहाँ वेडनेसडे को लीडर ऑफ स्टूडेंट बनकर आना होगा, ऐसा वो उसे इन्विटेशन देने लगते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वेडनेसडे को इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। साथ ही लेरिसा विंग्स ने स्कूल में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा दी थी, जिसे भी ठीक करने के लिए बेरी डॉट बोलते हैं। इसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में जाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड एनिड से मिलती है। एनिड बहुत ज्यादा खुश होती है और वह वेडनेसडे के लिए एक गिफ्ट लाई हुई होती है। वेडनेसडे भी उसके लिए एक गिफ्ट लाई होती है, जो कि सीरियल किलर की एक गुड़िया होती है, जिसमें वो असली हेयर इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद वेडनेसडे एनिड को बताती है कि पब्लिशर ने उसकी नोवेल में मिस्टेक बताकर उसे वापस कर दिया। इसके बाद एजेक्स वहाँ पर आता है, लेकिन एनिड उससे छुप जाती है। एनिड समझती है कि वो उसके लिए ठीक नहीं है। अब वेडनेसडे दूसरा डोर खोलती है तो वहाँ पर एक क्रॉसबो लगा हुआ था, जो कि खोलते ही शूट हो जाता है, ठीक उसकी फोटो के ऊपर, जो जस्ट अभी थी जब वो बेरी डॉट से मिल रही थी। यही व्यक्ति लास्ट सीजन में भी वेडनेसडे के ऊपर नजरें रखे हुए था, जो कि अभी भी उसे स्टॉक कर रहा था। और तो और लोरल गेट में जो उसे म्यूजिक सिस्टम मिला था, उसके अंदर भी उसकी फोटोज रखी हुई थी। वेडनेसडे अब उस फोटो को हाथ में लेकर वापस से विजन्स देखने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे स्टोकर का केवल पीओवी दिखाई देता है। इसके तुरंत बाद वेडनेसडे की आंखों में से फिर से काले खून के आंसू आने लग जाते हैं, जिससे वो वापस से अपसेट हो जाती है। अब हम पक्सले को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर उसका रूममेट था यूजीन। यूजीन बताता है कि हाइड मॉन्स्टर के हमले के बाद उसके नाइटमेयर आज भी उसे सता रहे हैं। अब गिब्सले उसे दोस्ती करने लगता है, जिस पर वो बोलता है कि मेरे पहले से ही काफी ज्यादा दोस्त थे, इसलिए मैं कुछ समय तक देखूंगा हमारी कितनी बनती है, उसके बाद ही दोस्ती करेंगे। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है, जो कि उनका एडवाइजर था। अब हम वेडनेसडे की पूरी फैमिली को बेरी डॉट से बात करते हुए देख। बेरी बताता है कि जेवियर के पिता यहाँ के गाला फंडराइजर समिति के चेयरमैन थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और जेवियर को भी स्विट्जरलैंड की किसी अकेडमी में डाल दिया। इसलिए अब वो चाहता है कि मोटी से यहाँ की नई चेयरमैन बने, जिसके लिए उन्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। इसके बाद बेरी डॉट उन्हें उनका कमरा दिखाता है,
है, जहाँ पर पहले थॉर्न हिल्स यानी कि लॉरल गेट्स रहा करती थी, लेकिन अब वो जेल में है। इसके बाद मोर्टिशिया वेडनेसडे से बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, और क्योंकि वेडनेसडे की ब्लड लाइन से अभी कोई भी गार्डियन स्पिरिट उसके पास नहीं थी, इसलिए वो अपनी मोम को यहाँ पर रहने के लिए बोल देती है। अब मोर्टिशिया बातों बातों में ही अपनी बहन ओफिलिया के बारे में भी बताती है कि वो भी एक रेवन थी और उसके साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी जरूर हुई थी। फिर मोर्टिशिया गोमेज से बोलती है कि वेडनेसडे जरूर कुछ छुपा रही है और वो पहले जैसे दोबारा नहीं होने देगी, यानी कि पहले भी कुछ भयानक हो चुका है, जिसकी भी शुरुआत वेडनेसडे जैसे काले आंसुओं से हुई थी। इसके बाद वेडनेसडे जंगल में चली जाती है, जहाँ पर उसे उसी मरे हुए आदमी के निशान दिखाई देते हैं जिन्हें रेवंस यानी कि कौओं ने मार दिया था। हमें पता चलता है कि शेरिफ गेल्बिन ने अब काम छोड़ दिया है। वेडनेसडे उसके पास जाती है और इस केस के बारे में पूछने लगती है। गेल्बिन उसे बताता है कि इसका नाम काल था और वो उसी का फ्रेंड था। वो दोनों ही मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि आउटकास्ट पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है फ्यूचर में, जिस पर वेडनेसडे बोलती है कि तुम्हें आउटकास्ट की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों। गेल्बिन बोलता है कि मेरा बेटा भी तो एक आउटकास्ट ही है और अगर वेडनेसडे उनका साथ दे तो वो इसके पीछे का कारण भी पता लगा सकते हैं। साथ ही वो वेडनेसडे को भी रेवन से सतर्क रहने के लिए बोलता है। तभी हम रेवंस के लीडर को देखते हैं जो कि इन दोनों पर ही नजरें रख रहा था। अब स्कूल में हम रात को एजेक्स को देखते हैं जो कि सभी स्टूडेंट को स्कल ट्री की कहानी सुना रहा होता है। वो बताता है कि एक बीमार बच्चा था जिसका दिल काफी ज्यादा कमजोर था और वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था, इसलिए वो अपनी ड्राइंग बनाकर नए नए इन्वेंशन करता रहता था। एक दिन उसने अपने लिए आर्टिफिशियल हार्ट की ड्राइंग बनाई और रियल में भी उसे बनाकर ठीक हो गया। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी इच्छाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद वो नेवर मोर आता है और कई सारे इन्वेंशंस करने लगता है, लेकिन एक दिन उसके एक्सपेरिमेंट में कुछ दिक्कत आ जाती है और उस विस्फोट में वो मारा जाता है, जिसके बाद उसके शरीर को स्कल ट्री के नीचे ही गाड़ दिया गया था। और इसलिए आज भी स्कल ट्री की आंख में कोई कान लगा के सुनेगा तो उसी बच्चे के आर्टिफिशियल हार्ट के धड़कने की आवाज उसे सुनाई देगी। इससे पक्सली बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। इसके बाद हम बेरी डॉट को देखते हैं जो कि बियंका से बोल रहा होता है कि तुम्हें गाला फंडराइजर के लिए सबसे ज्यादा फंड लाना होगा, जिसके लिए मैं तुम्हें फंडराइजर का हेड बना रहा हूँ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। अब मजबूरन बियंका को ऐसा ही करना पड़ेगा। इसी दौरान हम उस स्टोकर को भी देखते हैं जो कि वेडनेसडे की हर मूवमेंट पर नजर रख रहा था। वो उसकी फोटोज में से उसकी आंखें भी निकाल लेता है और अभी भी हमें उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती। फिर हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि अपना जेलो बजा रही होती है। तभी वहाँ पर मिस कैप्री आती है जो कि काफी ज्यादा फेमस होती है क्योंकि महज 10 साल की उम्र में उसने अपना पहला एल्बम लॉन्च कर दिया था। अब हम बोनफायर की तैयारियों को जोरों शोरों से चलते हुए देखते हैं, जहाँ पर बेरी मोर्टिशिया से बोलता है कि क्या तुम ग्याला के फंडराइजर की चेयर में बनने के लिए तैयार हो। इस पर मोर्टिशिया भी अब तैयार हो चुकी है। एनेट द थिंग के लिए एक छोटा सा घर बनाती है जिसमें वो रह सके। अब एनेट वेडनेसडे को जेवियर का भेजा हुआ लेटर पढ़ के सुनाने लगती है, जहाँ पर वो बताता है कि उसे कई सारे नाइटमेयर्स आए जिसकी उन्होंने पेंटिंग बना दी, जिसका सीधा संबंध वेडनेसडे से भी था। अब हम पेंटिंग को देखते हैं जिसमें वही रेवंस की लीडर होती है जो कि टॉम्ब स्टोन पर बैठी हुई होती है। इसके बाद वेडनेसडे के पास स्टोकर का एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वो उसकी नोबल को जला देगा और अगर उसे नोबल और उसे ढूंढना है तो उसे बोनफायर के अंदर आना पड़ेगा। इससे वेडनेसडे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और थी। इसके बाद वेडनेसडे को एक और लेटर मिलता है जिसके आसपास काफी सारे धारदार चीजें भी थी जिससे वो जख्मी भी हो जाती है, जिसमें भी लिखा था कि अगर तुम्हें तुम्हारा नोबल चाहिए तो जल्दी से बोनफायर के बीचों बीच आना पड़ेगा। जिसके बाद वेडनेसडे अंदर घुस जाती है। अब बोनफायर को जलाया जाता है, लेकिन समय रहते वेडनेसडे अपनी नोबल लेकर बाहर आ चुकी थी और अब उसके सम्मान के लिए बाकी सारे स्टूडेंट उसकी हीरोइक फोटो दिखाने लगते हैं। लेकिन वेडनेसडे उस पेंटिंग को ही जला देती है और बोलती है कि मुझे हीरो कभी भी नहीं बनना, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। साथ ही वो स्टोकर को भी मैसेज देती है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालूंगी और वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। हम पक्सले को देखते हैं जो कि स्कल ट्री जा रहा होता है, लेकिन गलती से वो उस लड़के को बिजली के शॉक दे देता है जिससे वो जिंदा हो जाता है। ये वही आर्टिफिशियल दिल वाला लड़का था जिसे स्कल ट्री के नीचे गाड़ दिया गया था, जो कि अब जिंदा हो चुका था। अब हम वेडनेसडे को देखते हैं जिसको अचानक से विजन्स आने लगते हैं। वो एक ग्रेवयार्ड में खुद को पाती है जहाँ पर वो रेवंस का पीछा करते हुए आई थी। वो एनेट की वहीं पे कब्र को देखती है। कब्र में से एनेट बाहर निकलकर वेडनेसडे को बोलती है कि मेरी मौत के जिम्मेदार केवल तुम ही हो, तुम्हारी वजह से मुझे मरना पड़ा। और ये विजन वेडनेसडे के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग। और यहाँ पर वेडनेसडे सीजन 2 का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है।